अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ सुंबल तालिब और आज का हमारा टॉपिक है बायो एसे ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का बायो एसे हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि हम अपने सैंपल की पोटेंसी को डिटरमिन करते हैं और फिर हम उस पोटेंसी को कंपेयर करते हैं विद सम स्टैंडर्ड। ठीक है, सो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हम इंसुलिन की पोटेंसी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। their energy purpose. However, sugar cannot go into most of your cells directly. After you eat food and your blood sugar level rises, cells in your pancreas known as beta cells are signaled to release insulin into your bloodstream. होता क्या है कि जब हमारे जो सेल्स होते हैं ना उनके अंदर शुगर डायरेक्टली नहीं जा सकती। जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल राइज हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल जब राइज हो जाता है तो ब्लड के अंदर तो शुगर मौजूद होती है, लेकिन ये शुगर सेल्स के अंदर नहीं जाती और सेल्स की जो एनर्जी नीड्स है ना वो उनको फुलफिल नहीं करती। इसके लिए हमें एक और मॉलिक्यूल चाहिए होता है, इंसुलिन। जब तक इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रॉपर फॉर्म में मौजूद नहीं होगा, ब्लड के अंदर जितनी भी शुगर होगी वो सेल्स के अंदर टेकअप नहीं होगी। अब पेनक्रियास क्या करता है, जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल राइज कर जाता है तो पेनक्रियास के अंदर हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन को रिलीज करते हैं और वो इंसुलिन जो है वो सेल के साथ अटैच होकर उसको सिग्नल करता है कि वो ब्लड के अंदर जितनी शुगर है उसको एब्जॉर्ब कर जाए। ठीक है, तो क्या होगा, जब सिग्नल्स वो ट्रांसफर करेगा तो जो ब्लड के अंदर शुगर होगा ना वो शुगर हमारे सेल्स के अंदर चला जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पेनक्रियास के अंदर एक और सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होते हैं ना वो ग्लूकागॉन एक और हार्मोन है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन का ऑपोजिट फंक्शन होता है। इंसुलिन सेल को टेकअप करता है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब हमने क्या करना है कि इंसुलिन को सेल के अंदर प्रोवाइड करना है ताकि जो सेल्स के अंदर जितने भी पाथवेज हैं, एटीपी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो इन ब्लड के अंदर जितनी भी शुगर है उसको टेकअप करने के लिए इन प्रॉपर फॉर्म में इंसुलिन मौजूद होनी चाहिए। जैसे आप डायबिटिक पेशेंट्स में देखेंगे तो या तो उनके अंदर इंसुलिन मौजूद ही नहीं होगी, ठीक है, मतलब डिग्रेडेशन हो जाती है, इंसुलिन बीटा सेल्स जो है इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करते, फॉर एग्जांपल टाइप 1 में। तो फिर हम आर्टिफिशियल इंसुलिन बाय एक्सटर्नल सोर्स से जो है ना उसके अंदर सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करवाते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर। या फिर दूसरा जो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस होता है उसमें ये होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो होती है लेकिन या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है या फिर उसकी प्रोडक्शन सही से नहीं होती। तो हम इंसुलिन जो है ना उसकी प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए जो है ना ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि सेल्स की जो नीड है ना एनर्जी की वो मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर नॉर्मल फॉर्म इंसुलिन होनी चाहिए और वो इंसुलिन क्या करती है, इट अटैच टू द cells and signal cells to absorb sugar from the bloodstream. तो इस तरह क्या है कि इंसुलिन जो है ना वो एक्ट कर रही है एज अ की विच अनलॉक द सेल्स टू अलाउ शुगर इन टू एंटर द सेल एंड बी यूज फॉर द एनर्जी। तो क्या होगा, इट एक्ट एज अ की ताकि वो जो सेल्स है उनको अनलॉक कर सके और जो शुगर मॉलिक्यूल जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर है वो सेल्स के अंदर जा सके और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उनको फुलफिल कर सके। इंसुलिन हमारे पास जो होती है ना उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और दो चेन्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन के अंदर हमारे पास 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स। तो टोटल हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये दोनों चेन्स जो होती है ना वो डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू आपस में लिंक्ड होती हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है और अगर डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन, आफ्टर ईटिंग कंडीशन और रैंडम कंडीशंस में। फर्स्ट वाला चार्ट अगर आप देखें, हम ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करेंगे इन mg/dl, ठीक है, मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। नॉर्मल कंडीशन में फास्टिंग फेज में अगर फास्टिंग कंडीशन में पेशेंट प्रेजेंट है तो उसके अंदर 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा। आफ्टर ईटिंग फेड कंडीशन में क्या होगा, 170 से 200 तक प्रेजेंट होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। और 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग या फिर हम इसको रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कह सकते हैं। तो ये रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होगा वो 120 से 140 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा नॉर्मल पेशेंट के अंदर। अगर इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज या फिर हम इसको प्री डायबिटिक भी कंडीशन कह सकते हैं, मतलब डायबिटिक
पेशेंट नहीं है लेकिन इट इज अबाउट टू हैव डायबिटिक या फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज, किसी भी वजह से आप उस कंडीशन को हमने फिर डायग्नोज करने की क्या रीजन है जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना नॉर्मल नहीं है। फास्टिंग कंडीशन में क्या होगा कि प्री डायबिटिक पेशेंट्स में 101 से लेके 125 तक होगा ग्लूकोज लेवल। आफ्टर ईटिंग फेट कंडीशन में 190 से 230 होगा, और 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग के बाद 140 to 160 मिलीग्राम पर डीएल जो होगा ना, इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि फास्टिंग कंडीशन में ही 126 प्लस जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। एक तरफ हम नॉर्मल में देख रहे हैं कि 80 से 100 है, ठीक है, 80 से 100 नॉर्मल पेशेंट में, और दूसरी तरफ 126 प्लस जो है ना डायबिटिक पेशेंट के अंदर है ड्यूरिंग फास्टिंग। उसके बाद आफ्टर ईटिंग में तो ये 220 से लेकर 300 तक भी चला जाता है, और रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल में 200 प्लस ही होता है, 200 की लाइन में ही होता है या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे कौन से ब्लड ग्लूकोज लेवल पे जो है ना हमें डॉक्टर को दिखाना है, कंसल्ट करना है, और कौन सी कंडीशन में जो है ना यू डोंट नीड टू टेक एनी एक्शन। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल है, नॉर्मल में भी हमने बात की थी 80 to 100, लेकिन 80 से भी नीचे अगर 72 तक भी आ जाए then there is no need to take any action, you don't need to consult doctor, ठीक है। up to 108 तक जो है ना कोई आपको no action needed, it is no risk है इसके अंदर। और जो है ना अगर हम 108 मिलीग्राम पर डीएल की बात करें ना, तो इसका एक और यूनिट भी होता है ब्लड ग्लूकोज का, मिलीमोल पर लीटर। उसके अंदर अगर हम देखें तो 108 मिलीग्राम पर डीएल जो है ना इज इक्वल टू 6 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। बस ये यूनिट कन्वर्जन है, बाकी सेम ही है। अब नॉर्मल में 70 to 108 तक अगर होगा तो हमें कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे कम अगर 70 तक चला गया है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और मीडियम रिस्क है, ठीक है, मीडियम रिस्क है इसके अंदर। डेंजरसली लो अगर है आपके पास लेवल ब्लड ग्लूकोज का, मतलब अप टू 50 चला गया है, तो इसका मतलब है कि हाई रिस्क है। आपने फिर सीक मेडिकल अटेंशन आपको रिक्वायर्ड है, और आपने जो है ना फौरन से डॉक्टर को चेक करवाना है। दूसरी तरफ अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो हमारे पास जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन में आपके पास 120, 150, 180 तक भी अगर आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये वैसे मैं ये जितना भी चार्ट है नहीं, ये फास्टिंग कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। फास्टिंग कंडीशन में अगर 120 से 180 तक चला गया है, मतलब प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक कंडीशन भी है, तो इसमें भी आप यहाँ मीडियम रिस्क है और आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर से, ठीक है। इसमें प्री डायबिटिक भी आ जाता है और डायबिटिक भी आ जाता है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद 215, 250, 280 ये तीनों अप टू 280 तक जो है ना हाई रिस्क लेवल होते हैं इसके अंदर ग्लूकोज का, और आपने मेडिकल अटेंशन, यू नीड टू टेक मेडिकल अटेंशन, ठीक है। और उसके बाद अगर 280 से भी अबव है, 300, 315 प्लस है, तो ये डेंजरसली हाई लेवल है ग्लूकोज का, और इट इज़ वेरी हाई रिस्क, और आपने सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन यू नीड, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ट है कि हमारे पास कितना ग्लूकोज लेवल होना चाहिए फास्टिंग कंडीशन में, तो उसमें हमें कौन रिस्क फैक्टर कितना है, रिस्क कितना ज़्यादा है, और हमें कौन सा एक्शन रिक्वायर्ड है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, कंसल्टेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, इन विवो एनिमल बायोअसेस आर यूज्ड टू असेस द पोटेंसी ऑफ द इंसुलिन। हम एनिमल बायोअसेस को के थ्रू हम चेक करेंगे कि इंसुलिन की पोटेंसी कितनी है, और इन विवो का मतलब है इन एनिमल मॉडल, ठीक है। इंसुलिन मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इन विवो एसे ऑफ न्यू इंसुलिन बैचेस अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपियल मेथड। अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई न्यू इंसुलिन के बैचेस बन रहे हैं तो उसमें आपने स्टार्ट में इंसुलिन के लिए जो है ना बायोअसे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एक दफ़ा हम बायोअसे परफॉर्म कर चुकी है एनिमल मॉडल्स पे, तो हमें उसकी पोटेंसी का अंदाजा हो गया है, तो उसी पोटेंसी और उसी कंसंट्रेशन को लेके हम नेक्स्ट टाइम बैचेस बना सकते हैं। The potency of insulin injection expressed in international units per ml is determined by comparing its hypoglycemic activity with that produced by the standard insulin using one of the following method। अब होता क्या है कि हम इंसुलिन की पोटेंसी जो हमारे पास टेस्ट सैंपल है उसकी पोटेंसी को कंपेयर करते हैं हम अपने स्टैंडर्ड इंसुलिन की जो है ना पोटेंसी के साथ। अब हम इस इफेक्ट को किस तरह से चेक करें कि इंसुलिन क्या कर रहा है, वो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी शो करता है। हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर नॉर्मल इंसुलिन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है,
अगर हमारे पास डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होते हैं। उस हाई लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन देते हैं ताकि सेल्स के अंदर जो है ना ग्लूकोज टेकअप हो जाए और जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर डायबिटीज नहीं है तो उसका ग्लूकोज लेवल तो ऑलरेडी नॉर्मल होगा। तो जब नॉर्मल ग्लूकोज वाले पेशेंट के अंदर हम इंसुलिन को इंजेक्ट करवाएंगे, ठीक है, ऐसे एनिमल्स के अंदर हम इंसुलिन को इंजेक्ट करवाएंगे तो क्या होगा कि जो नॉर्मल ग्लूकोज है वो उसका भी टेकअप हो जाएगा। तो क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जो नॉर्मल ग्लाइसेमिक कंडीशन है उससे भी कम, ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो उस हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड जो है ना उसको हम कंपेयर करें अपने टेस्ट सैंपल के साथ। हम इंसुलिन की पोटेंसी को चेक कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। हमारे पास रैपिड ब्लड शुगर मेथड है जिसके अंदर हम रैबिट का ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे बिफोर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन और आफ्टर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। माउस कन्वर्जन मेथड है, हमारे पास रैट डायफ्राम मेथड है, रैट एपिडाइडेमल फैट पैड मेथड है, रेडियो अम्यूनो एसे। रैबिट ब्लड शुगर मेथड की हम बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल मोस्टली जितने भी बायोएसेस है ना उन सब का मोस्टली यही होता है कि हम स्टैंडर्ड की पोटेंसी को सैंपल की पोटेंसी से कंपेयर करते हैं। अब वो जो पोटेंसी है उसका इफेक्ट है वो हर ड्रग का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है। द पोटेंसी ऑफ द टेस्ट सैंपल इज एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ द सैंपल with that of the standard preparation of insulin। अब जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट हमारे टेस्ट सैंपल प्रोड्यूस करें ना उस इफेक्ट को हम कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड में कितना हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट आ रहा है वो चीज हम फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या होती है और उसके यूनिट्स क्या होते हैं। इट इज प्योर ड्राई एंड क्रिस्टलाइन इंसुलिन। जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है ना वो प्योर होते हैं, ड्राई और क्रिस्टलाइन इंसुलिन होता है। उसका एक यूनिट क्या होता है इंसुलिन का, इक्वल्स होता है 0.04167 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन के, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन इज इक्वल टू 24 यूनिट्स, ठीक है। 24 इंटरनेशनल यूनिट्स के इक्वल होता है। दिस यूनिट इज स्पेसिफाइड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च यूके। अच्छा, ये जो यूनिट मैंने आप लोगों को बताया ना कि 1 mg इज इक्वल टू 24 यूनिट, इसकी स्पेसिफिकेशन, ये वाली जो स्पेसिफिकेशन है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक है, ठीक है। प्रिपरेशन, अब हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करना है, ये तो हो गया हमारे पास कि स्टैंडर्ड किस फॉर्म में होता है और उसके यूनिट्स कितने mg के इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम स्टैंडर्ड को प्रिपेयर कैसे करेंगे। जाहिर हमने स्टैंडर्ड को डायरेक्टली तो नहीं इंजेक्ट करवा देना ड्राई फॉर्म में। एक्यूरेटली वेट स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन एंड डिजॉल्व इट इन नॉर्मल सलाइन। सबसे पहले आपने एक्यूरेटली वेट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन लेना है, उसको नॉर्मल सलाइन के अंदर जो है ना डिजॉल्व करना है, फिर एसिडिफाई करना है विद HCl। इतना एसिडिफाई करना है कि हमारे सोल्यूशन का pH 2.5 से लेके 3.5 के दरमियान आ जाए। उसके बाद ऐड 0.1 to 0.25% फिनोल एंड 1.4 to 1.8% ग्लिसरीन एज अ प्रिजर्वेटिव। फिनोल और ग्लिसरीन को हमने इसलिए ऐड किया है ताकि ये जो है ना हमारे सोल्यूशन को जो है ना प्रिजर्व कर सकें, उसके अंदर कोई अनस्टेबिलिटी ना आए, ठीक है। एज अ प्रिजर्वेटिव हमने इसको ऐड करवा दिया है। फाइनल वॉल्यूम शुड कंटेन 40 यूनिट्स पर ml। अब हमने जो शुरू में हमने कहा है कि एक्यूरेटली वेट यूनिट हमने क्वांटिटी लेनी है इंसुलिन की, वो इस तरह से लेनी है कि हमारा जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा ना हमारे पूरा स्टॉक सोल्यूशन का स्टैंडर्ड के, उस स्टॉक सोल्यूशन में हमारे 1 ml सोल्यूशन के अंदर 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन होने चाहिए, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम की कंसंट्रेशन 40 यूनिट्स पर ml के हिसाब से मेंटेन करते हुए हमने इस स्टैंडर्ड का सोल्यूशन बना लिया। उसके बाद क्या करना है कि स्टोर द सोल्यूशन इन अ कोल्ड प्लेस एंड यूज इट विद इन 6 मंथ। इसके बाद हम इसी सोल्यूशन को 6 मंथ्स तक हम यूज कर सकते हैं अगर हम इसको कोल्ड प्लेस 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है ना इसको स्टोर करें, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर हम इस सोल्यूशन को यूज करके हम टेस्ट परफॉर्म कर सके। ये क्या हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सैंपल सोल्यूशन। द सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट सैंपल इज प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन डिस्क्राइब्ड अबव। अब हमने टेस्ट सैंपल भी उसी तरह से उसी वे से बनाना है और उसी तरह उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि 40 यूनिट्स पर ml के हिसाब से जो है ना हमने अपना सैंपल भी बना लिया। हम कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब हमारे सैंपल के अंदर और हमारे स्टैंडर्ड के अंदर सेम कंसंट्रेशन हो,
ठीक है, तभी हमारे जो है ना कंपैरिजन पॉसिबल है। डायल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड सैंपल सॉल्यूशन। अब हमने ये जो टेस्ट सैंपल और हमने अपने स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन बना लिया ना, ये हमारे पास, आप ऐसे कंसिडर कर लें कि हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन थी, इसकी हमने फर्दर डायल्यूशंस करनी है, और जो हम डायल्यूशंस करेंगे ना, फिर वो डायल्यूशंस हमने इंजेक्ट करवानी होती है अपने सैंपल के अंदर। Dilutions, they are freshly prepared by diluting with normal saline solution so as to contain 1 unit per ml and 2 units per ml. अच्छा, अब हमारे जो solutions टेस्ट सैंपल के और हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बने हुए थे ना, उनको हमें बेशक वो 6 महीने तक तो हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको निकाल के फ्रेशली प्रिपेयर करना है इस तरह से कि उसके स्टॉक सोल्यूशन में से इतने यूनिट्स निकालने हैं और उसको डाइल्यूट करना है कि हमारे पास 2 सॉल्यूशंस बन जाएं। एक सॉल्यूशन में हमारे पास होगा 1 यूनिट, 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन में हमारे पास 1 यूनिट होगा। ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन में तो हमारे पास कंसंट्रेशन 40 यूनिट्स पर ml थी ना, यहाँ पे हमने इस हद तक उसको डाइल्यूट करना है कि हमारे पास जो डाइल्यूशन 1 है उसमें 1 यूनिट पर ml हो और डाइल्यूशन 2 में 2 यूनिट्स पर ml। ठीक है, स्टैंडर्ड की भी हमने 2 डाइल्यूशंस बना ली, हमने अपने सैंपल्स की भी 2 डाइल्यूशन बना ली। तो इस तरह हमारे पास कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, हमारे पास 4 ग्रुप्स बन जाएंगे एनिमल्स के, वो आप आगे जाके देखोगे। उसके बाद हमने रैबिट्स को सिलेक्ट करना है। ऑल रैबिट्स शुड बी हेल्दी, वेइंग अबाउट 1800 to 3000 ग्राम्स। हमने ये 1.8 से 3 kg तक जो है ना रैबिट्स का वेट लेना है, उनके दरमियान इन बिटवीन इनका वेट होना चाहिए, हेल्दी वेट्स होने चाहिए। ठीक है, हमने दे शुड बी मेंटेन ऑन यूनिफॉर्म डाइट बट आर फास्टेड फॉर 18 आवर्स बिफोर असे। अच्छा, हमने रैबिट्स को यूनिफॉर्म डाइट पे रखना है। पूरे टेस्ट सैंपल के अंदर हम जितने भी रैबिट्स रखेंगे सबको हमने सेम डाइट देनी है, और टेस्ट परफॉर्म करने से 18 आवर्स पहले तक जो है ना हमने उसको कोई भी फूड प्रोवाइड नहीं करना। ले वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं बिफोर टेस्ट बट नॉट ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, वाटर इज विथड्रॉन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब हमने क्या किया, रैबिट्स लिए 18, हमने हेल्दी रैबिट्स लिए जिनका वेट 1.8 से 3 kg के दरमियान होना चाहिए, उनको हमने यूनिफॉर्म डाइट पे रखा है, लेकिन टेस्ट परफॉर्म करने से 18 आवर्स पहले तक हमने उसको कोई खाना नहीं देना, उसको फास्टिंग कंडीशन में रखना है, और पानी हम उसको दे सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हमने वाटर उसको प्रोवाइड नहीं करना। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है कि एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। हमने 4 ग्रुप्स बना लिए हैं एनिमल्स के, जिनमें हर ग्रुप में 3 रैबिट्स होंगे। ठीक है, ग्रुप 1 में 3 रैबिट्स, ग्रुप 2 में 3, फिर थर्ड ग्रुप में भी 3, फोर्थ ग्रुप में भी 3। The rabbits are then put into an animal holder. They should be handled with care to avoid excitement. फिर उसके बाद रैबिट्स को हमने एनिमल होल्डर के अंदर डाल के उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ताकि रैबिट्स के अंदर कोई भी एक्साइटमेंट अगर हो रही है तो उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स वेरी नहीं करने चाहिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट। अब हमारे इस टेस्ट के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हम जो है क्या करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स है ना, उनमें हम स्टैंडर्ड के डाइल्यूशंस देंगे, थर्ड और फोर्थ ग्रुप में हमने अपने टेस्ट सैंपल की डाइल्यूशंस देनी है। ठीक है, इस तरह से देनी है। ग्रुप 1 में स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन 1 होगी, ग्रुप 2 में स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन 2, ग्रुप 3 में टेस्ट सैंपल की डाइल्यूशन 1, ग्रुप 4 में टेस्ट सैंपल की डाइल्यूशन 2। डाइल्यूशन 1 का मतलब क्या है कि 1 यूनिट पर ml, डाइल्यूशन 2 का मतलब ये है कि 2 यूनिट्स पर ml। ठीक है, स्टैंडर्ड में भी इसी तरह है, सैंपल टेस्ट सैंपल में भी इसी तरह है। n इज इक्वल टू 3 का मतलब ये कि यहाँ इस एक ग्रुप में, इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एनिमल्स हमने लिए हैं 3। ठीक है, सारे ग्रुप्स में हमने 3-3 एनिमल्स लिए हैं। मोस्टली रिसर्च के अंदर हम जो है ना 3 एनिमल्स यूज करते हैं हर ग्रुप के अंदर, लेकिन अगर हम यूएसपी की बात करें तो यूएसपी के अंदर ये मेंशन है कि हमने क्या करना है कि हर ग्रुप में नॉट लेस देन 6 एनिमल्स यूज करने हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएसबी नॉट लेस देन 6 एनिमल्स इन ईच ग्रुप। ठीक है, मिनिमम 6 से कम नहीं होने चाहिए, 6 से ज्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूएसबी। लेकिन रिसर्च के अंदर और डिफरेंट हमने जो है ना प्रोटोकॉल्स के अंदर हमने ये देखा है कि हमारे पास 3 रैबिट्स यूज करते हैं हम हर ग्रुप के अंदर। तो उन 3 रैबिट्स वाली बात को ही लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 2 ग्रुप्स को स्टैंडर्ड दिए हैं और लास्ट 2 ग्रुप को टेस्ट सैंपल। सेकंड पार्ट में हमने जो है ना फर्स्ट 2 ग्रुप्स को टेस्ट सैंपल देना होता है और लास्ट 2 ग्रुप को स्टैंडर्ड की डाइल्यूशंस देनी होती है। हमने अपने सैंपल्स को ना आगे पीछे करना होता है, ये चीज चेक करने के लिए कि ये ना हो कि हमारे सैंपल्स की रैबिट्स के अपने कोई रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे रिजल्ट्स को वेरी कर रहे हैं।
ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे. A sample of blood is taken from the marginal air vein of each rabbit and the average concentration of glucose in milligram per deciliter is determined in each group. This concentration is called initial blood sugar level. अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, हमने मार्जिनल एयर वेन के थ्रू जो है ना उसको पंक्चर करना है, उसको पंक्चर करके हमने जो है ना ब्लड को कलेक्ट करना है और उस पर टेस्ट परफॉर्म करना है, उसको फाइंड आउट करना है कि हमारे ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है. ठीक है, mg/dl में हमने जो है ना उसकी कंसंट्रेशन नोट कर लिया. ये जो हमने स्टार्ट में ब्लड शुगर लेवल नोट किया ना, इसको हम कहेंगे इनिशियल ब्लड शुगर लेवल. ठीक है, द 4 ग्रुप्स ऑफ द रैबिट्स आर देन गिवन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन. सबक्यूटेनियस का मतलब है अंडर द स्किन जो है ना हमने इंसुलिन के इंजेक्शन उसको देनी है. चारों ग्रुप्स में इंसुलिन के इंजेक्शन अप टू 0.3 to 0.5 ml तक हम उसको दे सकते हैं. और इंसुलिन के इंजेक्शन जो है ना वो इस तरह से हमारे पास होंगे कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, स्टैंडर्ड 1 का डायल्यूशन 1. इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड का 1 यूनिट पर ml हम फर्स्ट ग्रुप को देंगे, स्टैंडर्ड का 2 यूनिट्स पर ml हम डायल्यूशन इसमें सेकंड ग्रुप में देंगे. उसके बाद थर्ड ग्रुप में हमने टेस्ट सैंपल की 1 यूनिट पर ml डायल्यूशन हमने दी. उसके बाद फोर्थ ग्रुप के अंदर हमने टेस्ट सैंपल की जो है ना 2 यूनिट्स पर ml वाली डायल्यूशन इंजेक्ट करवा दी है. एंड आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम ब्लड शुगर लेवल इज अगेन डिटरमिन्ड. स्पेसिफाइड टाइम के बाद एज मेंशन इन द मोनोग्राफ हमने जो है ना उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करना है. ब्लड शुगर लेवल हम चेक करेंगे और हम उसको कंपेयर करेंगे कि हमारे पास इनिशियल ब्लड शुगर लेवल क्या था और इंसुलिन देने के बाद हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट की वजह से ब्लड शुगर लेवल कितना कम हो गया. हमने ये चीज नोट करनी है. ठीक है, पहली बात तो हमने इनिशियल और फाइनल ब्लड शुगर लेवल को कंपेयर करना है. दूसरी बात कि हमने ये चीज नोट करना है कि स्टैंडर्ड के अंदर कितना क्या रिजल्ट आ रहा था, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट कितना शो हो रहा था और हमारे टेस्ट सैंपल के अंदर कितना शो हो रहा है. ठीक है, 1 यूनिट वाले को हम 1 यूनिट से कंपेयर करेंगे, 2 यूनिट्स वाले को 2 यूनिट से कंपेयर करेंगे. तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट. अब हम मार्जिनल एयर वेन से हम ब्लड कैसे कलेक्ट करेंगे कि हम मार्जिनल एयर वेन जो है ना रैबिट की, हम अब ये देख सकते हैं कि जो रैबिट है ना वो एनिमल होल्डर के अंदर प्लेस है. ठीक है, होल्डर के अलावा हम इसको जो है ना इसकी एयर वेन से जो है ना ब्लड कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है. ये हमारे पास जो है ना मार्जिनल एयर वेन होती है. मार्जिनल एयर वेन के थ्रू जो है ना हम ब्लड को जो है ना इस वेन को हम पंक्चर करेंगे. वेन को पंक्चर करने के बाद जो है ना यहाँ से हम ब्लड कलेक्ट करेंगे इस ट्यूब के अंदर. ठीक है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम मार्जिनल एयर वेन ऑफ द रैबिट. सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्ट क्या है, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ओवर टेस्ट या फिर हम इसको ट्विन क्रॉस ओवर टेस्ट भी कह सकते हैं. इसमें क्या होता है कि द सेम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द सेकंड पार्ट. द एक्सपेरिमेंट कैन बी कैरिड आउट आफ्टर अ डे बट नॉट मोर देन 1 वीक. अब उन्हीं एनिमल्स जो एनिमल मॉडल जो हमने पिछले पार्ट में यूज किए थे उन्हीं एनिमल्स को यहाँ पे हम यूज करेंगे और एक्सपेरिमेंट जो है ना 1 दिन के बाद भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक वीक से ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए. विद इन 1 वीक हमने ये टेस्ट उसका सेकंड पार्ट परफॉर्म करना है. Again, they are kept in fasting condition and initial blood sugar is determined. Fasting condition में animals को रखना है during experiment और हमने दोबारा से उसका initial blood sugar level note करना है. ठीक है, हमने 1 दिन के बाद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है मिनिमम, ताकि जो उसका ब्लड शुगर लेवल पिछले टेस्ट की वजह से कम हो गया था ना वो नॉर्मलाइज हो जाए. जब वो नॉर्मलाइज हो जाता है उसके बाद हमने जो है ना सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्ट परफॉर्म करना है. इसमें हमने फास्टिंग कंडीशंस में एनिमल मॉडल को रखा है और इसका इनिशियल ब्लड शुगर लेवल हमने फाइंड आउट कर लिया है. इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट द ग्रुपिंग इज रिवर्स्ड. इसमें हमने जो है ना ग्रुपिंग को रिवर्स कर दिया और इसको हम ट्विन क्रॉस ओवर टेस्ट भी कहते हैं. अब आप ग्रुपिंग की तरफ अगर हम आ जाएं तो पिछले टेस्ट में हमारे पास टेस्ट सैंपल 1 और 2 में हमारे पास स्टैंडर्ड थे, 3 और 4 में हमारे पास जो है ना टेस्ट सैंपल थे. लेकिन ट्विन क्रॉस ओवर में क्या होता है कि 1 और 2 में हमारे पास टेस्ट सैंपल है, 3 और 4 में स्टैंडर्ड है. लेकिन हम इसको क्रॉस ओवर के बजाय हम ट्विन क्रॉस ओवर इसलिए कह रहे हैं कि हमने सिर्फ ये चीज चेंज नहीं की कि 3 और 4 में हम 1 और 2 डाल दें और 1 और 2 में 3 और 4 वाला.
हमने टेस्ट सैंपल को भी आपस में चेंज कर दिया, क्रॉस ओवर करवा दिया है। अब ग्रुप 1 में टेस्ट सैंपल की डाइल्यूशन 1 रखने की बजाय हमने डाइल्यूशन 2 इसको इंजेक्ट करनी है, और टेस्ट सैंपल की ग्रुप 2 में टेस्ट 2 की बजाय हमने टेस्ट 1 रख दिया है। इसी तरह थर्ड ग्रुप में स्टैंडर्ड 1 की बजाय हमने 2 कर दिया है, और फोर्थ ग्रुप में हमने स्टैंडर्ड 2 की बजाय स्टैंडर्ड 1 कर दिया है। तो हम दो तरह से क्रॉस ओवर कर रहे हैं। एक तो हम ये क्रॉस ओवर कर रहे हैं कि 1 और 2 में जो है ना स्टैंडर्ड की बजाय टेस्ट सैंपल कर रहे हैं, और 3 और 4 में टेस्ट सैंपल की बजाय स्टैंडर्ड कर रहे हैं। दूसरा, हम आपस में इन दोनों ग्रुप में हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं। 1 ग्रुप में हम टेस्ट 2 यूज कर रहे हैं, और 2 ग्रुप में टेस्ट 1, 3 में स्टैंडर्ड 2 कर रहे हैं, और 4 में स्टैंडर्ड 1 कर रहे हैं। Mean percentage decrease after specified time blood sugar level is again determined। अब हमने इसी तरह करना है। सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल फाइंड आउट कर लिया था मार्जिनल एयर वेन ऑफ द रैबिट से, फिर हमने अपने टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को उसमें इंजेक्ट करवाना है सबक्यूटेनियसली अंडर द स्किन। उसके बाद आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम हमने ब्लड शुगर लेवल उसका फाइंड आउट करना है। Mean percentage decrease of the first and second part is then calculated and after proper statistical calculation। अब हमने ये देखना है कि कितना ब्लड शुगर लेवल कम हुआ है हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट में और सेकंड पार्ट ऑफ द टेस्ट में, फिर उसको हमने कैलकुलेट करना है। और हमने ये चीज देखनी है कि ऐसा ना हो कि हमारे इंसुलिन की बजाय हमने जो ग्रुपिंग रिवर्स की है ना उससे भी कोई चेंजेस आ रहे हैं। हम उन चेंजेस को फाइंड आउट करेंगे और क्रॉस ओवर करके और ट्विन क्रॉस ओवर करके हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि हमारे ड्रग के अलावा किसी और चीज की वजह से जो है ना रिजल्ट वेरी नहीं करे। सेकेंड मेथड है हमारे पास माउस कन्वर्जन मेथड। एल्बिनो माइस हम यूज करते हैं। दे आर सिलेक्टेड एज दे शो कन्वर्जन आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन। इसमें क्या होता है कि हम एल्बिनो माइस सिलेक्ट करेंगे, उन पे हम इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे, और उसमें क्या होगा कि माइस के अंदर जो है ना सबक्यूटेनियस जब हम इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे तो उनके अंदर कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी, उनके अंदर इरेगुलर मूवमेंट शुरू हो जाएगी, कन्वर्जन स्टार्ट होगी। उस कन्वर्जन टू डेथ रेशियो को हम फाइंड आउट करेंगे माउस कन्वर्जन मेथड के अंदर। Preparation of standard and sample solution. Solutions are prepared with sterile normal saline solution so as to contain 0.015 units per 0.5 ml and 0.030 units per 0.5 ml। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो स्टॉक है उस जो हमने पीछे आपको मैंने बताया था कि हमने सैंपल दोनों का स्टॉक बना लिया था 40 यूनिट्स पर ml। उसी स्टॉक में से अब हमने उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड नॉर्मल सलाइन के साथ बनाना है, और इस तरह से बनाना है कि हमारे पास 0.015 यूनिट्स पर 0.5 ml एक ये हमारे पास डाइल्यूशन बन जाए, और सेकंड डाइल्यूशन हमारे पास 0.03 यूनिट्स पर 0.5 ml की डाइल्यूशन बन जाए। सैंपल की भी हमने ये दोनों डाइल्यूशंस बनानी है और स्टैंडर्ड की भी हमने ये दोनों डाइल्यूशंस बनानी है। अब हमने अपने टेस्ट एनिमल को सिलेक्ट करना है। हमने 96 मिनिमम 96 माइस को सिलेक्ट किया है, each having weight lying in the range of 18 to 22 gram. They should be maintained at a constant diet. However, should be kept in fasting condition 2 hours before the experiment. हमने मिनिमम 96 माइस सिलेक्ट करने हैं। इसका मतलब ये कि हम इससे ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 96 माइस सिलेक्ट करने के बाद हमने उसका वेट हमने ये चेक करना है कि उनका वेट जो है ना 18 to 22 ग्राम के रेंज के अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनको कांस्टेंट डाइट पे हमने माइस को रखा हुआ है, लेकिन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले जो है ना हमने फास्टिंग कंडीशन पे माइस को रख लिया है। ठीक है, हम ज्यादा घंटे इसको फास्टिंग कंडीशन पे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि माइस की इस तरह से डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ हमने एक्सपेरिमेंट से 2 घंटे पहले फास्टिंग कंडीशन पे इसको रखना है। हम फास्टिंग कंडीशन पे अपने एनिमल मॉडल्स को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को देख रहे हैं। पिछले मेथड में हमने जब रैबिट में देखा था तब भी हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को कैलकुलेट कर रहे थे, तब हमने इस वजह से हमने रैबिट्स को फास्टिंग कंडीशन पे रखा हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब हमने 2 घंटे एक्सपेरिमेंट से पहले हमने अपने माइस को फास्टिंग कंडीशन पे रख लिया है। उसके बाद क्या होगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 96 माइस सिलेक्ट किए हैं। हमने उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। हर ग्रुप के अंदर 24 माइस होंगे। ठीक है, 24 माइस हर ग्रुप के अंदर होंगे, और फर्स्ट 2 ग्रुप में हम स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 का सोल्यूशन देंगे, इसको इंजेक्ट करवाएंगे। थर्ड और फोर्थ में हम टेस्ट सैंपल के इंजेक्शन उसकी जो डाइल्यूशन 1 और डाइल्यूशन 2 है वो इंजेक्ट करवाएंगे।
ठीक है, द माइस आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स एंड द इंसुलिन प्रिपरेशंस आर इंजेक्टेड। हमने 4 ग्रुप्स में माइस को डिवाइड कर दिया। इंसुलिन प्रिपरेशन को हम सबक्यूटेनियसली उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। आफ्टर इंजेक्टिंग द इंसुलिन, द माइस आर इंक्यूबेटेड एट 29 to 35 degrees Celsius for 90 minutes. The temperature is maintained thermostatically. The incubator consists of 6 shelves with transparent front. अच्छा, अब हमने क्या किया, इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद माइस को जो ना इंक्यूबेट करवा दिया इंक्यूबेटर के अंदर फॉर 90 मिनट्स एट 29 to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर थर्मोस्टैटिकली मेंटेन्ड होता है और उसके अंदर 6 शेल्फ्स होती हैं और ट्रांसपेरेंट फ्रंट होता है। ट्रांसपेरेंट फ्रंट का फायदा ये है कि हम ये चेक कर सकेंगे कि ड्यूरिंग इंक्यूबेशन कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई, वो चीज भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर 90 मिनट्स के बाद, मतलब 1.5 घंटे के बाद, द माइस आर टेकन आउट फ्रॉम द इंक्यूबेटर, प्लेस्ड विथ their backside down position and observe for conversion or death. Then the conversion to death ratio percentage is calculated. अच्छा, 90 मिनट्स के बाद क्या करना है, हमने अपने माइस को इंक्यूबेटर में से निकाल के हमने उसको इस तरह से पोजीशन करना है कि उसको अपसाइड डाउन पोजीशन रखना है, उसके पाँव ऊपर होंगे। आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो कि जो फर्स्ट फिगर है ना, ये है अपसाइड डाउन पोजीशन। इसमें क्या होगा, इस तरह से जब हम उसके अंदर उसको प्लेस करेंगे तो उसमें जो कन्वर्जन होगी ना, हम उसको इजीली चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइस के अंदर, ये जो एक माउस है इसके अंदर डिफरेंट तरह की कन्वर्जन्स हो रही हैं। ठीक है, इरेगुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है माउस के अंदर, और ये भी पॉसिबल है कि माउस की डेथ हो जाए। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि उसके अंदर कन्वर्जन कितनी हो रही है, डेथ, या फिर डेथ कितने माउस के अंदर हो रही है। देन द कन्वर्जन टू डेथ रेशियो परसेंटेज इज कैलकुलेटेड, कि कितने माउस के अंदर डेथ हो रही है और कितने में कन्वर्जन हो रही है। इस रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में इसको जो है ना फाइंड आउट करेंगे। द कन्वर्स्ड माइस में बी रिकवर्ड बाय 0.5 ml डेक्सट्रोज सॉल्यूशन इंजेक्शन। अब जिन माइस के अंदर कन्वर्जन हो रही है, जिनके अंदर डेथ हो गई है, उनको तो हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे माइस जिनके अंदर कन्वर्जन हुई है ना और हमने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया है, आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट आप उनको रिकवर कर सकते हो। 0.5 ml डेक्सट्रोज सॉल्यूशन उन माइस के अंदर आप जब इंजेक्ट करोगे ना, तो वो रिकवर कर जाएंगे और वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह इन दोनों मेथड्स के थ्रू जो है ना बायोएसे ऑफ इंसुलिन को परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो माइस के अंदर कन्वर्जन्स हो रही है, यहाँ पे कुछ माइस के अंदर डेथ भी हो जाती है। अपसाइड डाउन पोजीशन में उसको रख के उसको चेक करना होता है। तो ये था हमारे पास बायोएसे ऑफ इंसुलिन। यहाँ तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।